चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और हम क्या कर रहे थे भाई? हम क्या कर रहे थे शुरू से एक बार सारे स्टेप्स रिवाइज करो, स्टेप बाय स्टेप चीजें कनेक्ट होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या था हमारा? मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस हम कर रहे थे। बिजनेस एनालिसिस जिसे ओवरऑल कहा जाता है। बिजनेस एनालिसिस की कितनी टाइप्स थी? दो। कौन सी? मैनेजेरियल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस। मैनेजेरियल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हाँ बताएं। एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? बिजनेस एनालिसिस बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। इन्वायरमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं? पेस्टल एनालिसिस करते हैं। पेस्टल एनालिसिस क्या है? ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं? किसी भी बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये वो फैक्टर हैं जो भी क्या बनाते हैं? किसी भी बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं बताएं जी जरा। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाते हैं। मतलब ये वो फैक्टर हैं जो किसी भी बिजनेस को क्या कर रहे होते हैं? इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमने कहा कि अब हम इसको बड़ा डिटेल के साथ एनालाइज करेंगे। तो हम इंडिविजुअली हर फैक्टर को एनालाइज कर रहे थे। हम जब भी फैक्टर को एनालाइज कर रहे थे हम कितनी चीजें उसकी देख रहे थे, कितने पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एनालाइज कर रहे थे? 3 पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे थे। फर्स्ट वन कि एक्चुअली वो है क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी थी उस फैक्टर की कि वो है क्या। नंबर 2 के ऊपर उसका बिजनेस के ऊपर हमारे क्या इंपैक्ट आता है, जो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, उन बिजनेसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। और नंबर 3 के ऊपर हाउ टू एड्रेस, बिजनेस उसे एड्रेस कैसे करते हैं। तो लिहाजा जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और उन क्वेश्चन के अंदर कितने तरह के हमारे क्लाइंट्स होंगे जिनके हम कंसल्टेंट होंगे? 3 तरह के क्लाइंट्स होंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीनों को हमने उसी हिसाब से ही, हर फैक्टर को हमने उसी हिसाब से ही आइडेंटिफाई करना होगा और एनालाइज करना होगा और एड्रेस करना होगा जिस हिसाब से हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। कल जो एग्जांपल की थी उसमें क्लाइंट क्या था? प्रेजेंट था, पास्ट था या फ्यूचर था? फ्यूचर था हमारे पास। तो कौन कौन से 2 फैक्टर्स हमने कर लिए थे पेस्टल एनालिसिस के? पॉलिटिकल कर लिए थे और इकोनॉमिकल कर लिए थे। पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट थे जो मिलकर एक पॉलिटिकल फैक्टर बनाते हैं? याद है कुछ? बुक खोलो, बुक खोलो, बुक खोलो। बुक खोलें भाई। ठीक है, जाएं आपका। ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स नंबर 1, नंबर 2 टैक्सेशंस, नंबर 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज। कोई और भी था? लेबर लॉज। एक्चुअली लेबर लॉज चले जाते हैं लीगल फैक्टर में। देखो ये जो पॉलिटिकल फैक्टर्स और लीगल फैक्टर होते हैं इनके अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंट होता है। लीगल फैक्टर, अच्छा पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर लीगल फैक्टर मस्ट आते हैं। क्यों? पॉलिटिकल फैक्टर रिलेट कर रहे होते हैं हमारी गवर्नमेंट के साथ। और पॉलिटिकल फैक्टर एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट आ रही है उसकी पॉलिसीज क्या है। अब हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज अचीव करती है थ्रू व्हाट? लॉस। लॉस। तो अपनी पॉलिसीज कैसे अचीव करेगी वो? लॉस। मतलब हर पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर लीगल फैक्टर इंक्लूड होंगे लेकिन लीगल के अंदर पॉलिटिकल नहीं आएंगे। लीगल फैक्टर्स मेजरली डील करते हैं उन लॉज के बारे में जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस हैं, मतलब हमारी ट्रेडिशन के साथ चले आ रहे हैं और वो चलते जा रही हैं। कोई आने वाली गवर्नमेंट उनके अंदर कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं करती, वो हमारे लीगल फैक्टर में आते हैं। लेकिन पॉलिटिकल भी तो लीगल फैक्टर ही होते हैं। गवर्नमेंट भी तो अपने ऑब्जेक्टिव कैसे चेंज करती है? थ्रू लॉ मेकिंग करती है। ठीक हो गया? ओके। तो पॉलिटिकल फैक्टर हमने देखे थे। उसके बाद कौन से देखे? इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर कितने थे? इकोनॉमिक फैक्टर के कितने कंपोनेंट थे? 5। कौन कौन से? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, नेशनल इनकम या ग्रोथ। तो ये हमने 5 फैक्टर्स देखे थे जो मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? हमारे मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी बात है। इन 5 फैक्टर्स के ऊपर हमने कहा कि हम 3 तरह के अपने क्लाइंट्स के असेसमेंट कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम इन 5 फैक्टर को कौन से इंडिकेटर लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं? लीडिंग इंडिकेटर।
लीडिंग इंडिकेटर से हम इन 5 फैक्टर को एनालाइज करेंगे तो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी? फ्यूचर की, आने वाले टाइम की मिलेगी। उसके अंदर सबसे मेजर इंडिकेटर कौन सा था? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की हमने बात की थी। अच्छा, प्रेजेंट को एनालाइज करना हो तो हम कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे? कोइंसिडेंट इंडिकेटर यूज करेंगे। और अगर पास्ट को करना हो तो लैगिंग इंडिकेटर यूज करेंगे। तो इसके अंदर हमने किस इंडिकेटर को डिटेल में देखा था? लीडिंग के अंदर भी किसको? स्टॉक एक्सचेंज को देखा था। तो स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली है क्या? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ क्या है? एग्जैक्टली जहां पे लिस्टेड कंपनीज के शेयर की ट्रेडिंग होती है। जो हमारे मुल्क में शेयर्स की या स्टॉक की ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है, उस इदारे को क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को मेजर कैसे किया जाता है? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज को मेजर कैसे किया जाता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन के जरिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन से स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेंड को मेजर किया जाता है कि इन द फ्यूचर क्या ये इंक्रीज होगा, बेहतर होगा, या हमारे मुल्क की इकोनॉमी डाउन जाएगी। तो लिहाजा मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है? ऑल लिस्टेड कंपनीज का जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है, मतलब आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू तो सेम है, वो तो शुरू से 10 है और 10 ही रहनी है थ्रू आउट, तो उससे क्या पता चलेगा? वो तो उतनी ही रहेगी, उतना नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू, ये बात ध्यान में रखनी है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। पहले हमने बात की थी पेड अप कैपिटल की, एक हद तक आपको समझाने के लिए वो थी, लेकिन एक्चुअली पेड अप कैपिटल नहीं होता। वो होता है शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। जो वो तो चेंज हो रही होगी, लेकिन पेड अप कैपिटल तो चेंज नहीं हो रहा होगा ना कंपनी का। अगर एक कंपनी ने आज 10 रुपए के हिसाब से अपने शेयर बेचे हैं तो मार्केट का पेड अप कैपिटल उसका 10 रुपए के हिसाब से ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कल को शेयर की प्राइस 12 रुपए हो जाए, तो उसका तो पेड अप कैपिटल उतना ही रहेगा, वो तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन कैपिटलाइजेशन मार्केट की उसकी बढ़ जाएगी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलती है? नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर के हिसाब से। कितनी तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी? 2 तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। कौन कौन सी? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या था? अनरिस्ट्रिक्टेड शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेड मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर, ऐसी बात है। और जो फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन थी उसका क्या फॉर्मूला था? ऑल शेयर्स अवेलेबल इनटू मार्केट वैल्यू, ये फुल कैप था। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम किस इंडेक्स के जरिए मेजर कर रहे होते हैं? केएसई 100 इंडेक्स, केएसई कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। ये क्या है? कहां की? पाकिस्तान के अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज का टोटल कैपिटलाइजेशन का सम होता है, उसको एनालाइज करता है कौन सा इंडेक्स? केएसई इंडेक्स। कब बना था ये? 19 ना, आप उधर देखो, 1991। बेस वैल्यू क्या थी इसकी? 1000 थी। टोटल मार्केट का कितनी % कैपिटलाइजेशन ये रिप्रेजेंट करता है? क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब? टॉप 100 कंपनीज जो उनके पास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितना शेयर है? 85%। बाकी सारी कंपनीज के पास कितना होगा? 15%। तो लिहाजा ये एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है जो आपके मार्केट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि टोटल 100% लेंगे, छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी हैं, फिर बड़ा मसला बनता है। ठीक हो गया? अच्छा जी। और फुल कैप के लिए कौन सा यूज करते थे हम? ऑल शेयर इंडेक्स, हम ये वाला इंडेक्स यूज करते थे, उसके हिसाब से उसको मेजर करने के लिए। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कौन से मेजर करती है? गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना चाहती है, क्या मेजर ले सकती है? कैसे? हाँ जी, फिस्कल पॉलिसी। और उसमें भी कैसे बताएं? कैसे? टूल बताया हुआ है। बुक 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 देखो, शाबाश शाबाश शाबाश, बुक से कंसल्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए चैप्टर्स, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा वो किसी एक चैप्टर से नहीं आएगा।
आपको सारे कुछ चैप्टर ऐसे होने चाहिए, पूरी स्कीम के साथ, एक तरतीब के साथ बने होने चाहिए। हाँ जी, इन्फ्लेशन पे तो भैया इंटरेस्ट रेट आता है यार। फिस्कल पॉलिसी में आता क्या है? टैक्सेशन, सब्सिडीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है। तो इसके जरिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सब्सिडीज दे सकती है, अपनी स्पेंडिंग कर सकती है, जिससे बिजनेसेस को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस डेवलप हो सकते हैं, और उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या मेजर ले सकती है? पॉलिसी बताओ, कौन सी पॉलिसी यूज होती है? मॉनिटरी पॉलिसी यूज होगी। और कैसे? थ्रू रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन कम करनी है, इंटरेस्ट रेट क्या करें? इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने से क्या होगा? लोगों की बाइंग पावर कम होगी, लोग सेविंग की तरफ जाएंगे, कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम आ जाएंगी। लेकिन इससे क्या गवर्नमेंट की इकोनॉमी, मुल्क की ग्रो करेगी? नहीं, रियल इकोनॉमी हमारी क्या होगी? डाउन हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ानी है तो खैर इंटरेस्ट कम करने से जरूरी नहीं कि इन्फ्लेशन बढ़े, लेकिन बहरहाल उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। वो मार्केट ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग कम करें। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। हाँ, इन्फ्लेशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, कीप इन माइंड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन इससे क्या होगा? फिर नेशनल ग्रोथ बढ़ेगी, रियल जीडीपी बढ़ेगी, रियल जीडीपी आपकी बढ़ेगी। पहले केस में आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही होगी। जीडीपी क्या होता है? व्हाट इज जीडीपी? आपने इस तरह पॉइंट नहीं लिखे हुए बच्चा, ये आपको लिखने चाहिए थे। जीडीपी क्या है? मेजर ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने का एक टूल है। नेशनल इनकम क्या होती है? इनकम अर्न्ड इनसाइड बाय इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज, गवर्नमेंट, सब इसके अंदर जो आ जाते हैं उनकी इनकम। कितनी अप्रोचेज हैं इसे मेजर करने की? दो। कौन सी? इनकम एंड एक्सपेंस। हम कौन सी यूज कर रहे हैं? एक्सपेंस। कौन सी है? जीडीपी। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अच्छा जी, कितनी तरह की जीडीपी कैलकुलेट होती है हमारी? दो तरह की। कौन सी? रियल और नॉमिनल। रियल जीडीपी क्या होती है? इन्फ्लेशन को नेट ऑफ करके, जबकि नॉमिनल जीडीपी इंक्लूडिंग, ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन कौन देता है? रियल जीडीपी देती है। हाँ जी, हो गए रिवाइज सारे? सीक्वेंस में था, लॉजिक में था। आगे आ जाए जी। अगला चैप्टर हमारा जी बचा बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? क्या? इनफ्लो आउटफ्लो याद है, असल टेक्निकल वर्ड भूल गए। मैं आपको निकम्मो कह रहा हूं जी। क्या? रिजर्व भी नहीं होता। कैपिटल। टर्म्स यूज करो, टर्म्स, आंसर की क्वालिटी टर्म से बनेगी आपकी। इनफ्लो आउटफ्लो याद है, कंसेप्ट मैंने कहा आपके फरिश्तों को भी याद होगा। आपको ये नहीं समझ आएगी कि आपने उसमें प्रोड्यूस कैसे करना है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना, शुरू में जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होते हैं, आप देख रहे होंगे ये भी आता है, ये भी आता है, बड़ा खुश। क्यों? आपके माइंड में कंसेप्ट मौजूद है। जब लिखने की बारी आएगी पेपर में, आपको टेक्निकल वर्ड भूल जाएंगे, फिर आप बोंगियां मारेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे वो स्पेलिंग लिखें कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए कि गलत लिखे ठीक लिखे। ये करते रहे हैं हम, गिची मिची मार दो, जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ। जिसकी की स्पेलिंग नहीं आते खींच दिए, ठीक है, खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा ओके, बहरहाल उस्ताद का मजाक नहीं उड़ाना, मेरे थोड़ा स्पेलिंग में हाथ तंग है पुत्र। हाँ, शुरू से ही बड़ा तंग है स्पेलिंग में हाथ। कोई नहीं, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, आगे ज़रूरत नहीं पड़ती। MS ऑफिस जो है वो सारे काम करता रहता है। अब तो वैसे भी चैट GPT आ गया। मेरा चैट GPT उठा के देखिए, मैंने अब तक कोई तकरीबन हज़ारों के हिसाब से क्यूरीज की होंगी, किसी एक के अंदर भी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। बेचारा परेशान हुआ फिर रहा होगा। खैर, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है नेट सरप्लस और डेफिसिट ऑफ कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो बिटवीन कंट्रीज। ठीक हो गया? अच्छा जी, कैपिटल से क्या मुराद है? कैपिटल के अंदर क्या आती है? क्या क्या कुछ आता है बताइए जी। कितनी चीजें थी बुक में? देखो 3। कौन सी? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से क्या मुराद है? ये वो पैसा जो हमारा
शॉर्ट टर्म के अंदर पेएबल होता है, आना जाना, ये हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारी ये आईपीपीस को जो हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं, जो हमारी इंटरनल मूवमेंट हो रही होती है इन फॉरेन करेंसी, उसको क्या कहते हैं? करंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल वाला, जिसके अंदर बाहर के ममालिक की क्या आती हैं? इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, या हम भी बाहर के ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और तीसरा फाइनेंस वाला, जिससे लोन आते हैं या हम लोन देते हैं। इन तीनों की हम इनफ्लो और आउटफ्लो को मेजर करते हैं। जो नेट डेफिसिट या सरप्लस आता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइडियली लोगों का, कंपनीज का, या सॉरी कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होना चाहिए, डेफिसिट? सरप्लस होना चाहिए। हमारा सरप्लस है, डेफिसिट है। क्यों? वाई दिस कोलावेरिटी? इंपोर्ट बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, ज्यादा रीजन जो है वो ये वाली है। समझ आ गई? चले बस दांत नहीं निकालने, आगे चलो। अगला चैप्टर हो गए दोनों चैप्टर रिवाइज? दैट्स इट। ओके जी, हाजा समथिंग एल्स, सोशल एंड लीगल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। सोशल एंड लीगल फैक्टर इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि होता क्या। सोशल फैक्टर से मुराद वो वाले फैक्टर्स जो किसी मुल्क के लोगों की तरफ से बनाए गए होते हैं, मतलब बिजनेस के ऊपर उस इलाके के लोगों का इफेक्ट। अब बिजनेस के ऊपर इलाके के लोगों का क्या इफेक्ट होता है, क्या कुछ आता है? लोगों का एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, उनके टेस्ट, उनके ट्रेडिशंस, उनकी टर्म्स, उनका मिजाज, उनका रिलीजियन इसके अंदर आता है, उनकी परसेप्शंस इसके अंदर आती है, उनकी एज आती है। मुख्तलिफ किस्म के वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी इलाके के जो नेचुरल पर्सन्स होते हैं उनकी तरफ से बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। ऐसी बात है कि नहीं है? बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर आप एक मदरसा बनाए और एक डांस क्लब बनाए, ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी किसकी है? एग्जैक्टली इसको कहते हैं रियल अप्रोच। मदरसे की वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ये हमारा एक किस्म का ट्रेंड चल रहा है, सोशल फैक्टर है। हालांकि कुछ अर्सा पहले तक इसके अपोजिट था। तो लिहाजा ये चीजें भी आपके बिजनेस को, क्वेश्चन ये है कि आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेंगी। क्लाइंट हमारे कितनी तरह के होंगे? 3 तरह के, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो ऐसा एक तो ये हो सकता है कि एक क्लाइंट को बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और आपके पास आए कहे कि जी मैं पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे बताएं मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो ऑफकोर्स आप पूछेंगे बिजनेस किस चीज़ का है। वो कहेगा जी मैं जनाब जी बड़ी ईमानदारी के साथ वहाँ पे ना ये जो मसाला जात होते हैं इनको पैकिंग करके सेल करना चाहता हूँ, बताएं जी क्या मशवरा देंगे। मैं एक प्रपोज इन्वेस्टर हूँ, मैंने अपनी रिसर्च की है और अब मेरा काम यह है कि मैं ये जो क्या कहते हैं इनको मसाला जात को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीजनिंग्स वगैरह, इनको ईमानदारी के साथ बड़े खालिस तरीके से पैक करके पाकिस्तान में बेचना चाहता हूँ। मुझे गाइड करो कि स्कोप है कि नहीं है। सोशल सोशल जस्ट सोशल बताओ। ये बंदी पूरी मैं कह रहा हूं ना कल्प्रिट है। पहला फैक्टर उसने पकड़ लिया ईमानदारी, नॉट पॉसिबल। लिटरली आप वाकई ही नहीं काम कर सकते। कल हमारे पास सीडीए वाला आ गया, वो याद है पुलिस वाला था साथ, ये हम सीडीए कोर्ट से आए हैं और ये वो और आपको नोटिस आया और आपने नहीं भरा। खैर तो वो आते ही बदमाशों वाले एटीट्यूड में है कि यार पता नहीं उन्होंने आके हमें खा जाना है और अगले को डरा देना और ये वो सारा कुछ। तो खैर ये कौन सा पहला किस खेत की बोली है, हमने तो ये भी ऐसे भी पंगा किया हुआ है, सबके साथ किया हुआ है। अब अगर बैठो तो क्या हुआ जी, आपको नोटिस आया हुआ और आपने अभी तक नहीं बना तो हम आपका सीज कर रहे हैं। तो दिमाग ठीक है, कहाँ है नोटिस जी, हम दे गए थे ऊपर क्लासे और थे नीचे गार्ड को दे, मैंने कहा गार्ड को सीज कर लो। आपको ये वाले भी आए, मैंने कहा जी बिल्कुल हमने सारों की कंप्लाइंस की हुई और सारों को वो कर रहे हैं। और यार उसका बिहेवियर ऐसे था कि जैसे वो मतलब कि ना हम अपने नौकर से भी ऐसे बात नहीं करते, लिटरली ऐसे ही दोस्त वाला और अजीब बदमाशी टाइप। वो तुम मैट्रिक पास बंदा नहीं होगा, चिबड़ इंसान, तो बात कर रहा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जिन्होंने 20 साल अपनी जिंदगी के स्टडी को दिए हुए हैं और यहाँ पे बैठ के हम 4 करोड़ लगा के एक सेटअप चला रहे हैं और तेरी औकात इतनी नहीं है तो रिश्वत ना ले तो घर का हिसाब नहीं चल सकता। तो आगे इस एटीट्यूड से बात कर रहा है, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? पहले मुझे ये बताओ। आखिर तो ये कॉन्फिडेंस उसमें आया ना,
किन की वजह से आया है? वो कॉन्फिडेंस हमारी वजह से है, क्योंकि हम ईमानदारी से चलना नहीं चाहते, हम बेशरम है, हर डराम है, आलसी हैं। हम कहते हैं कि पैसे लो, जान छुड़ाओ, 50